तो आज सुबह 8:30 बजे इमरजेंसी, 11 बजे आजाद और 2:30 बजे वुल्फमैन, ये तीनों लेटेस्ट रिलीज मूवीज देखने का मेरा एक्सपीरियंस काफी वर्सेटाइल रहा। जिसे सीरियल देखेंगे, मगर इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज बोनस रिव्यू भी है एक चौथी मूवी का, तो डोंट मिस इट। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सुबह की पहली इमरजेंसी पर, जिससे मेरे कुछ ज्यादा ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। बस कंगना एज इंदिरा गांधी परफॉर्मेंस ट्रेलर से तो अच्छी दिख रही थी, यही एक एक्साइटिंग पॉइंट था। मगर ये मूवी देखने के बाद मुझे इसकी कई बातों ने अनइमेजिनेबली एक्साइट करके रख दिया, दिल को छू के रख दिया। तो कैसी है ये मूवी, आ जाओ जानते हैं। जिसमें इसकी कहानी इंदिरा गांधी के बचपन से लेकर उनकी डेथ तक हुए कई पॉलिटिकल तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स कवर करती है। जिसमें इसके फर्स्ट हाफ में तो हमें इंदिरा गांधी का राइज दिखाया जाता है, कैसे वो आगे बढ़ी, कैसे वो इतनी बड़ी बनी, और फिर सेकंड हाफ में एक्चुअल इमरजेंसी, कैसे उससे इंदिरा गांधी का डाउनफॉल हुआ मेंटली पॉलिटिकली बोथ, और उसके बाद कैसे उन्होंने कमबैक किया। ये इस मूवी की कहानी है। जिसमें इस मूवी की किसी बात ने अगर मुझे सबसे पहले इंप्रेस किया तो इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक ने, स्पेशली शुरुआत के टाइटल कार्ड्स वाला बैकग्राउंड म्यूजिक, और जब भी इंदिरा गांधी स्क्रीन पर आती है तो उनके पीछे दिया हुआ एपिक बैकग्राउंड म्यूजिक। तो अब भले ही ये मूवी सत्य घटनाओं पर आधारित एक बायोपिक हो, मगर ये अपने साथ एक अच्छा खासा एंगेजिंग मसालेदार टोन लेकर चलती है। जिसमें इंदिरा गांधी की एंट्री हमें दिखाई जाती है असम का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हुए, जो वाकई उनके कैरेक्टर को एक मास एलिवेशन देकर रख देता है। जिसमें थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ मूवी का पेस काफी क्रिस्प था, एक सेकंड भी मूवी कहीं पे भी बोर नहीं करती, और जल्दी जल्दी इंदिरा गांधी के लाइफ के एंड इंडिया के बहुत सारे इवेंट्स कवर करते जाती है। जिसमें कुछ सीक्वेंसेस जिनकी नीड भी थी वो काफी थोड़े से वायलेंटली दिखाए हैं, जैसे पाकिस्तानी पीएम याया खान का उनकी आर्मी द्वारा बांग्लादेश में लोगों का जेनोसाइड करना। जिसके बाद सैम बहादुर यानी सैम मानेकशॉ की एंट्री दिखाई है, जो काफी परफेक्ट वे में थी। उनकी वो वॉकिंग स्टाइल, उनका वो लुक, उससे एक मिलिट्री प्रोफेशनल का ऑरा काफी ऐसे झलक के दिखता है। जहां मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन देना चाहूंगा, बहुत से लोगों को गलत भी लग सकता है, मगर विकी कौशल से भी ज्यादा विलेन सोमन इस कैरेक्टर में परफेक्ट लग रहे थे, बेटर लग रहे थे। पर अब मैं खास तारीफ करना चाहूंगा इस मूवी के डायलॉग्स की, स्पेशली वन लाइनर्स। ऐसे पूरा अंदर से आग लगा देते हैं, प्योर गूज़बम्प्स दे देते हैं। लाइक इंदिरा गांधी जब यूएस प्रेसिडेंट उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है, धमका रहा होता है, तो एक पंच मारती है कि यू हैव वेपनरी बट वी हैव करेज। ये इंद्रप्रस्थ है और हमने युद्ध चुना है। और फिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के बाद, बांग्लादेश का गठन होने के बाद यूएस प्रेसिडेंट को कॉल पे बोलती है वेलकम टू बांग्लादेश। टोटल एपिक। जिसके बाद एक सीन जो इंदिरा गांधी के कैरेक्टर, उनके स्टैचर को इस मूवी में और भी एक लेवल ऊपर अपलिफ्ट कर देता है। वो एक कोर्ट सीन है जहां एक जज लोगों को कहता है कि इंदिरा गांधी एज अ मुजरिम इस कोर्ट में आ रही है, तो कोई उठो मत उनकी एंट्री पे। मगर जैसे ही वो एंट्री करती है, सारे लोग जज के मना करने के बावजूद भी अपने आप उठ जाते हैं। और उस कोर्ट में आते हुए कंगना की वॉकिंग स्टाइल, उस समय बजता हुआ बैकग्राउंड म्यूजिक, भाई जबरदस्त। इसके बाद फर्स्ट हाफ में जो ये मूवी बहुत एक के बाद एक हाई पॉइंट्स दे रही होती है, इंदिरा गांधी के एक से बढ़कर एक काम दिखा रही होती है, उसके बीच एक छोटी सी मीट दिखाई है इंदिरा गांधी प्लस फिलोसोफर जे कृष्णमूर्ति की, जो मूवी में और भी 2-3 जगहों पर आती रहती है, जो इस मूवी के फास्ट चलते पेस को एक ठहराव देने का काम करती है, अच्छा वाला। और इमरजेंसी के डिक्लेरेशन के बाद जो इंदिरा गांधी की मेंटल हेल्थ को डिग्रेड होते दिखाया है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया है। यहाँ पर इस मूवी के राइटिंग की खास तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर्स है वो तो काफी अच्छी तरह से लिखे ही है। उनसे हम इमोशनल लेवल पे चाहे अच्छे हो बुरे हो कनेक्ट कर जाते हैं। मगर मेन कैरेक्टर्स छोड़कर बाकी भी कुछ रैंडम कैरेक्टर्स काफी डेप्थ के साथ लिखे गए हैं। जैसे एक अशोक नाम का बच्चा, उसका एक स्मॉल इमोशनल आर्क रखा है, काफी हार्ट टचिंग। पर अब तुम सोच रहे होगे कि इस मूवी की परफॉर्मेंसेस, एक्टिंग पर तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि यही तो बात है, वो कहीं पे तुम्हें महसूस ही नहीं होने देती कि एक्टिंग हो रही है। इस लेवल की परफेक्ट एक्सेलेंट एक्टिंग करी है सभी एक्टर्स ने, स्पेशली कंगना रनौत। और उनके एक्टिंग के रेफरेंस में मैं सिर्फ एक शॉट बताना चाहूंगा, जो तुम मूवी देखते वक्त भी याद रखोगे कि इमरजेंसी उठाते वक्त इंदिरा गांधी की बस आंखों का एक फोकस शॉट दिखाया है, उसमें कंगना की आंखों से निकलते आंसू, वहाँ की उसकी एक्टिंग, नेशनल अवार्ड छोटा पड़ जाएगा इसके सामने। पर अब एक और जगह ये मूवी तुम्हारे आंखों से पानी ला सकती है, वो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के डाउनफॉल के बाद जो उनका वापस कमबैक आता है, उस वाले पोर्शन जहाँ एक छोटे से गाँव की समस्याओं को एड्रेस करते वक्त का सीन, भाई मेरी आंखों से तो पानी आ गया था। इसके बाद एक क्लाइमेटिक हाई पॉइंट और उसके बाद इंदिरा गांधी की डेथ, ऐसे ये मूवी खत्म होती है। जिसके ओवरऑल टेक्निकल एक्सपीरियंस बताऊं तो इसकी लाइटिंग हॉलीवुड लेवल थी, स्क्रीन प्ले आज के ऑडियंस के हिसाब से जस्ट परफेक्ट था, और विजुअल फील, एक्टिंग, प्रेजेंटेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, गाने, सारे ही लेवल पे एक प्योर मास्टरपीस वाली फीलिंग देती है ये मूवी। जिसमें इंदिरा गांधी के भी एक कंप्लीट कैरेक्टर आर्क को देखते हुए तुम्हें एक होलसम वाली फीलिंग आने वाली है, जैसे शुरुआत हुई थी उनके बचपन के साथ, और
एंड हुई है उनके मौत पर अब नेगेटिव्स में बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जो मेरे लिए ऐसी कुछ नेगेटिव नहीं है मगर काफी लोगों के लिए हो सकती है। वो है इस मूवी का एज अ म्यूजिकल ड्रामा वाला अप्रोच, जिसमें अगर तुमने डिज्नी की प्रिंसेस मूवीज और अलादीन मूवीज देखी होगी तो तुम्हें पता होगा ड्रामा के बीच में ही कैरेक्टर्स गाने लगते हैं और उससे कहानी आगे चलती है। तो थोड़ा सा वैसा इस मूवी का अप्रोच है, जो हमारे ऑडियंस के लिए हमारे स्पेसिफिक गानों के टाइप से थोड़ा सा अलग हो सकता है, पर निग्लिजिबल है। 90-95% ये मूवी अच्छी है, देख सकते हो। तो इस मूवी का शो खत्म हुआ बस 11 बजे से 2-3 मिनट पहले, जिसके बाद लकीली सेम थिएटर में आजाद मूवी भी लगी थी 11 बजे, जिसे देखने की मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी इसके डायरेक्टर के ट्रैक रिकॉर्ड के कारण। पर हर कोई जाने से पहले इतनी डिटेल्स नहीं देखता, तो आ जाओ जानते हैं कैसी है ये मूवी, जिसमें इस मूवी के शुरुआत से ही ये मूवी एक वोक, लेफ्टिस्ट और आज के समय के हिसाब से बोले तो एक प्रोपोगेंडा मूवी फील होती है। अब ये अच्छी बातें है या बुरी, ये तो तुम्हारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे डिपेंड करेगा, मगर इस मूवी की कुछ एक्चुअल थोड़ी सी अच्छी बातें हैं तो वो बस 3 साइड एक्टर्स की एक्टिंग, जो गांव वाले दिखाए हैं, हीरो के फ्रेंड्स दिखाए हैं, वो ड्रामा को अपलिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद रवीना टंडन के डॉटर के एक्सप्रेशंस, उसकी एक्टिंग और अजय देवगन को रेस्क्यू करने वाला आजाद नाम के घोड़े का सीन। बस उसके बाद ये मूवी अलग अलग तरह का, अलग अलग फ्लेवर्स का, अलग अलग दिशाओं का टॉर्चर है, जिसमें इसके कहानी में कुछ भी दम नहीं है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें कहानी ही नहीं है। बस एक हाथ 2 आर्ट फिल्म्स, एक पूरी लगान इधर उधर से इस मूवी की कहानी उठाई है और ये मूवी बना दी, जिसमें कोई सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था जिससे आदमी आखिर तक बैठा रहे। पर इतना भी क्या बुरा है, देख लो एक के बाद एक। पहले तो कहानी के एलिमेंट बहुत आउटडेटेड, बहुत टिपिकल। वही एक होली सॉन्ग होगा जिसमें हीरोइन को, फीमेल लीड को रंग लगाने की किसी में हिम्मत नहीं होगी, मगर हमारा हीरो उसे रंग लगाएगा। फिर टिपिकल हीरो गरीब होगा, हीरोइन बहुत अमीर होगी। और इसमें भी राइटिंग की तो क्या बात करूं, मूवी में कहीं पे भी पकड़ नहीं बनती। पूरी डल डिप्रेस सी मूवी चलती रहती है, जिसमें कहानी एक तरफ रह जाती है, जो नहीं है, मगर फिर भी जो कुछ भी है वो एक तरफ रह जाती है। और डायरेक्टर अपना ही वो प्रोपोगेंडा आगे लेकर चलते रहते हैं, जिसमें अंग्रेजों से ज्यादा वो हमारे खुद के भारतीय लोगों को, भारतीय जमींदारों को एविल, ब्रूटल, विलेनिस्टिक दिखाने पर तुले थे। ठीक है भाई, कुछ जमींदार हो गए भी उस समय में, मगर तुम अंग्रेजों को भी तो दिखाओ उस तरह से, मगर नहीं, उन पे उतना फोकस नहीं होता। बस पूरी मूवी में गरीब लोगों को ऑपरेस्ट करते हुए अपर कास्ट जमींदार दिखाए जाते हैं और यही स्टोरी चलती रहती है। पर ठीक है, यही दिखाना था तो एटलीस्ट स्टार्टिंग से कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्ड करते चलो कि एक गरीब लड़का उठकर इन एविल जमींदारों की सल्तनत मिटाएगा, मगर नहीं, ये इनको क्लाइमैक्स में याद आता है, वो भी पूरा लगान वाला। जिसके बाद फर्स्ट हाफ में अजय देवगन के एक्सेलेंस के कारण हमें थोड़े से इमोशंस, थोड़ी सी एक्टिंग फील होती है, मगर सेकंड हाफ में जो उनका कैरेक्टर उतना नहीं होता तो मूवी पूरी गिर जाती है, बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड। राइटिंग लेवल पे ऐसा कुछ कंटेंट ही नहीं था इसमें। और भाई एक्शन, अंग्रेजों की जमाने की मूवी दिखाने के लिए अंग्रेजों के जमाने की फिल्म मेकिंग दिखाई है, कोई भी एक्शन क्लियरली नहीं दिखता। बस ऐसे कैरेक्टर के फेस के क्लोजअप दिखाएंगे और बीच में तलवारें चलती रहेंगी नीचे, हमें कुछ भी नहीं दिखाते। इसका इंटरवल पॉइंट भी अगेन वीकेस्ट एवर था, अगेन कुछ नहीं था, कुछ ऐसा ट्विस्ट नहीं, टर्न नहीं, कुछ नहीं होता। पूरी मूवी देखते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट ही फाइनल कर दिया है, आगे उस पे मेहनत ही नहीं करी। कलर ग्रेडिंग के नाम पे इन्होंने बस ब्राइटनेस और सैचुरेशन कम करके रखा है। ऐसा लग रहा था थिएटर वाले को बोलूं भी ब्राइटनेस बढ़ा दे थोड़ा। और ऐसा भी नहीं कि ये मूवी पूरा एक आर्ट फिल्म वाला टेक ले रही है, लॉजिकल वे में चल रही है, नहीं, ट्रोप्स भी इन्हें पूरे इलॉजिकल यूज करने हैं। और एक मेजर नेगेटिव बात रह गई। पर्सनली मैं म्यूजिक कंपोजर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा आर्ट है जो तुम हार्ड वर्क से अचीव नहीं कर सकते। नया नया म्यूजिक सूझना, उनको क्रिएट कर पाना, ये गॉड गिफ्टेड होता है। मगर फिर भी इस मूवी के आउटडेटेड लो बजट एक्शन की तरह इस मूवी का म्यूजिक भी काफी लो बजट फील होता है। वो नहीं होता क्या, तुम अगर किसी कभी बार में जाओ या फिर किसी फैमिली रेस्टोरेंट में जाओ तो वहाँ एक ऑर्केस्ट्रा लगा होता है, उसमें बस एक सिंगर होता है और 1-2 म्यूजिशियन, एक के पास गिटार पकड़ा देंगे, एक के पास कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ा देंगे और उन्हीं 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो गाने गाता बैठेगा। बिल्कुल ऐसी हालत थी अरिजीत सिंह की इस मूवी में। इतना पुअर म्यूजिक था, इतना खोखला म्यूजिक था कि जिंदगी में पहली बार अरिजीत सिंह के गानों ने बोर किया है। पर अब तक तुमने नोटिस किया होगा, मैंने नेपोटिज्म पर कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो कोई क्रिटिसाइजिंग बात ही नहीं है भाई। इनके बाप दादाओं ने पैसा कमा के रखा है तो इनको ये रोल्स मिल रहे हैं, मगर गलती यहाँ पर इन बच्चों के एक्टिंग की नहीं, राइटर के राइटिंग की है, टोटली राइटिंग की। इनके पास कहानी तो कुछ नहीं थी, बस जमींदारों को क्रूएल दिखाना था, बस इतना ही उनका एजेंडा था, उसमें ही उनका फोकस था। क्रिएटिविटी, फ्रेमिंग, विजुअल एस्थेटिक्स कहीं पे ध्यान नहीं दिया है, जस्ट अ प्योर टॉर्चर। पर अब इस टॉर्चरस एक्सपीरियंस के बाद मेरा दिन खराब होने से बचा लिया और एक अलग लेवल सेटिस्फेक्शन दे दिया वुल्फमैन इस हॉलीवुड हॉरर मूवी ने। तो ऐसी कैसी है ये मूवी, आ जाओ जानते हैं।
तो बेसिकली इसकी कहानी एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है, जहां पर एक जंगल में 1965 में एक इंसान, एक हाइकर गायब हो गया था और तभी वहां एक वायरस फैल गया था, जहां वहां के नेटिव लोग वाइल्ड फीवर या फिर वुल्फ इन्फेक्शन ऐसा कुछ कहते थे। तो उस एक छोटे से ट्रोप पर इस मूवी की कहानी बिल्ड करी गई है, जो मोस्टली काल्पनिक है। पर इस मूवी की कहानी मुझे बहुत पसंद आई, जो एक प्योर सिनेमैटिक एक्सेलेंस वाला फील देती है, जिसमें शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है कि एक पिता अपने बेटे के साथ शिकार पर निकला है और वहाँ उनको उस वुल्फमैन का एक क्लाइंस दिखता है, जिससे बचने के लिए लकड़ी के बनाए गए एक टावर पर दोनों छुप जाते हैं और उस बच्चे को बचाने के लिए उसके पिता उस टावर के बाहर ऐसे गन पकड़े रहते हैं। और यही सेम सीक्वेंस क्लाइमैक्स आने पर कुछ दूसरे कैरेक्टर्स के साथ रिपीट होता है, उन पहले कैरेक्टर्स से कनेक्शन वाले। वही प्योर सिनेमा। पर अब सीधा आते हैं इसके हॉरर एक्सपीरियंस पर, जो टोटली वन ऑफ द बेस्ट था। वैसे तो बहुत हॉरर मूवीज थिएटर में देख चुका हूँ, पिछले हफ्ते ही नॉस्फेराटू देखी थी। उससे पहले पिछले साल की फर्स्ट ओवन मूवी का एक्सपीरियंस काफी हद तक काफी अच्छा था, मगर इस मूवी का हॉरर एक्सपीरियंस ने हिला के रख दिया, जो टोटली एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं। तुम्हारी कुर्सी पर चैन से ये मूवी तुम्हें बैठने ही नहीं देगी। कई बार तुम्हें आंख बंद करने का मूड करेगा, तो कई बार मूवी से फोकस हटा के थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने का मूड करेगा, क्योंकि जितना तुम इस मूवी पे फोकस करते हो, ये मूवी तुम्हें उतना अपने अंदर खींचते जाती है। जिसमें इसका स्क्रीन प्ले एक्सट्रीमली टेंस्ड वे में एक्सट्रीमली टेंशन से भरा है, जिस टेंशन की डोर कहीं पे छूटती ही नहीं, टूटती ही नहीं। जिसमें साथ देता है इसका साउंड डिजाइन, एक्सट्रीमली स्केरी एंड हॉरर साउंड डिजाइन। जिसमें विजुअल्स की कोई कमी रह जाए तो इसका साउंड डिजाइन फाड़ के रख देता है, कई बार तो सांस रोक देता है। जिसमें इसके स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए यूज करके एलिमेंट्स काफी कुछ सरप्राइजिंग थे। जिस सीक्वेंस में वहां का सब कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो चुका होता है, सब नॉर्मल हो रहा होता है, मगर तभी एक टोटली अनएक्सपेक्टेड ऐसा जंप स्केयर आता है कि मैं तो अपने कुर्सी से पूरा पीछे सरक गया था। जिसमें इस मूवी की इंटरलिंकिंग, फोरशैडोइंग, फैमिली रिलेशंस जस्ट परफेक्ट। इसमें इमोशंस का भी उतना हाथ है, जिन इमोशंस के कारण ही हम इतना मूवी में अंदर तक घुस जाते हैं। जिसके क्लाइमैक्स के बाद भाई पूरा सेटिस्फेक्शन मिला, बिल्कुल सही भाई, एकदम ऐसा हाई ऑन समथिंग एक्सपीरियंस था। और अब इस मूवी के नेगेटिव्स में बस एक ही बात है, जो अगेन निग्लिजिबल है, कि ये मूवी बस एक रात की कहानी है, जिसमें बहुत जगहों पर हमें लगता है कि ये रात खत्म क्यों नहीं हो रही, मगर एक अच्छे वे में, क्योंकि हम जो इतने डर रहे होते हैं, इतने टेंस होते हैं, उसके कारण लगता है भाई जल्दी खत्म हो जा, मगर क्लाइमैक्स के बाद ही उजाला होता है। तो अब सरप्राइज बोनस रिव्यू की फोरशैडोइंग मैं भी पहले ही कर चुका था, नाम है नॉस्फेराटू, जिस पर बहुत से लोगों ने बात ही नहीं करी है, जिसके कारण इस मूवी के बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। पिछले हफ्ते रिलीज हुई है, मगर ये भी एक ठीक ठाक सा हॉरर एक्सपीरियंस है, बहुत ही एक्सेप्शनल नहीं कहूंगा मैं। वुल्फमैन इससे ऊपर है, द फर्स्ट ओमन भी इससे ऊपर है, मगर ये भी ऐसी कुछ खराब नहीं है। इसका विजुअल प्रेजेंटेशन 1835 की जर्मनी की दिखाई गई दुनिया दिखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। जिसमें इस मूवी की कहानी एक नॉस्फेराटू नाम के डेमन, जिसे वैम्पायर कह सकते हैं, और एक लड़की, इन दोनों के बीच टेक प्लेस करती है। तो अब इसके बीच क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या डिटेल्स है, वो इस मूवी में थ्रू आउट रिवील होते रहते हैं। जिसमें इस हॉरर मूवी ने भी मुझे कहीं पे भी बोर नहीं किया, मगर हाँ स्टोरी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल थी, मगर इसका जो विजुअल एनवायरनमेंट है, जो एक्सपीरियंस बनाती है, वो अच्छा था। तो ऐसे ही सबसे अलग प्रैक्टिकल सिनेमैटिक बातों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।